आप देखेंगे एक ऐसे पिता भी हैं वहाँ पे जिनका बेटा जल्दी शहीद हुआ है, और वो पिता वहाँ पे जब उनको बताया गया कि आपके बेटे शहीद हो गए हैं, उनके सब मुख से एक ही बात निकला, भारत माता की जय। मान लीजिए कि कोई 26 रुपये देने लगा तो वो किसान को भी बाध्य नहीं किया गया है और कंपनी को भी बाध्य नहीं किया गया, किसान उठ के जाके 26 वाले को बेच दे। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और जिस वक्त इस वीडियो को आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, उस वक्त आप हैं इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी, एक तरफ प्रवीण सिंह और दूसरे तरफ शशि भूषण तिवारी। मुद्दा है किसान बिल। लगातार सोशल मीडिया से लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया इस पे चर्चा कर रही है और लोग लगातार ये कवायद जो निर्णय क्या होगा इसकी कवायद लगातार तमाम जगहों पर जारी है। और इसी बीच प्रवीण सिंह और शशि भूषण जब आज न्यूज रूम में बैठे थे तो इन्होंने कहा कि सर इस पे वीडियो बन सकती है और एक अच्छी वीडियो बन सकती है। क्यों? क्योंकि रात भर की तैयारी, प्रवीण सिंह आज रात भर कृषि बिल को पढ़े हैं और बहुत ही बारीकी से उसकी जाँच पड़ताल करके आए हैं। और साथ में शशि भूषण तिवारी भी हैं जो कि मदद करेंगे समझने में कि ये आखिर बिल है क्या और गलती कहां पे हो रही है, परेशानी कहां से आ रही है, आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से सरकार और किसान के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बन नहीं पा रहा है, अभी तक नहीं बन पाया। हालांकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि ये जो कम्युनिकेशन है, बातचीत से मसला हल हो और किसान वापस अपने घर जाएं, रोड से हटे, ताकि जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो पाए, सुव्यवस्थित हो पाए। चलेंगे सबसे पहले प्रवीण सिंह के पास और जानने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न पहलू हैं किसान आंदोलन के, चर्चा होगी हमारी बृहद। प्रवीण, क्या लग रहा है ये जो बिल है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मसला कहाँ पे है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, ये किसान बिल आप जानते ही हैं, भारत कृषि प्रधान देश है और जब से ही 2014 से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, आप देखेंगे कि सबसे पहले ही उन्होंने आया कि किसान की आय दोगुनी करनी है, तो इस दिशा में कुछ प्रयास लेके आए। लेकिन असल में मुद्दा क्या हुआ, जब से नया जो कृषि विधेयक आया है उसको लेके काफ़ी बड़ा विवाद आप देखेंगे। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तमाम किसान संगठन थे, किसान लेके एक व्यापक आंदोलन में कूद चुके हैं और ये जो आंदोलन अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय सरकार एक विधेयक ले गया। और सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि कृषि में तकरीबन 50% से अधिक लोग काम में लगे हुए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यही कहना काफ़ी है। भारत कृषि प्रधान देश है। उसके अलावा आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से पूरा भारत और कोरोना काल में कृषि की क्या उपयोगिता है, ये हमसे आपसे किसी बहुत बड़ा सवाल है ये। और क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आप ये अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, सरकार के पास लोगों तक देने के लिए क्या था? अगर किसान नहीं होते, अगर कृषि नहीं होता, अगर खेती नहीं होती, तो सरकार के पास आखिर था क्या जो वो लोगों तक पहुंचाता? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें। लेकिन जब आप एक महामारी से गुजर रहे हैं, देश हर तरह से संकटों से घिरा था, देश नहीं पूरी दुनिया घिरी हुई थी, उस दौरान आप एक बिल लेके आए, अध्यादेश लेके आए। और अध्यादेश, मैं आपको बता दूं कि अध्यादेश उस काल में जरूरी होता है कि जहाँ जब ठीक है चीज़ें नहीं हो सकती थी, पहले आपको देश को संभालना चाहिए। चीज़ें हैं, आपने उस पर अच्छा काम किया, मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, जितनी तारीफ की जाए कम है इस महामारी में। लेकिन इस अध्यादेश, चूँकि पूरा देश प्रभावित हो रहा है इस अध्यादेश से, तो आप सदन बुलाते, सदन जब सत्र में होता उस पर आप चर्चा करते, उसके बाद ये एक विधेयक लेके आते तो पूरा देश स्वागत करता, क्योंकि उस पर चर्चा होती तो कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात होती। तो इस पर जो बात हो रही थी तो पूरे विपक्ष का भी यही है और सभी लोग यही चाहते हैं, जो भी संविधान विशेषज्ञ वो भी चाहते हैं सरकार जिस तरह से बिल लेके आई वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान को आघात पहुंचाता है। आप लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, आप भारत दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र है और आप अध्यादेशों पे लगातार कानून लेके आ रहे हैं, तो ये कहीं से भी नहीं होता है। और दूसरी चीज़, ये कानून है क्या? देखिए, इसमें 3 कानून हैं, जिसमें मुख्यतः 2 कानूनों पे लेके जो है विवाद है। एक कानून है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम। एक तीसरा है जिसको हम आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 में, उस पर भी आऊँगा। तो इन विधेयकों को पारित होने के बाद सरकार का मानना है या सरकार ऐसा दावा कर रही है कि कृषि में एक व्यापक सुधार होगा और व्यापक सुधार के साथ साथ कृषि को आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारे किसान दुनिया के अन्य देशों के हिसाब से जो है पिछड़े नज़र आते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आप ये भी देखना चाहेंगे कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि 2018 से तमिलनाडु में इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात आती है, तो जब जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ी भूमि, बहुत ज़्यादा भूमि है, एकड़ों में के मालिक, वो उनके लिए एक सार्थक साबित हो जाए। लेकिन जब छोटे किसानों की बात आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं से भी वो अवधारणा नहीं सामने आ पाती है। और चर्चा भी इसी के बीच घूम रही थी, तमाम जगह आंदोलन का मेन शायद जरिया भी यही है। और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अवधारणा क्या होती है कि जैसे एक कोई कंपनी आएगी, जैसे मान लीजिए पार्ले जी बनाने वाली कंपनी है, या मान लीजिए पतंजलि है, तो ये क्या करेंगे, एक एरिया विशेष के क्षेत्रों से किसानों से बात कर लेंगे, बुआई के समय उनको उस फसल की दाम को लगाया जाएगा, और उसके बाद से जैसे फसल अपने जब कटने के प्रोग्रेस में आएगा, तो कंपनियां उसका दाम देके, चूँकि जो दाम बुआई से पहले तय होगा उसी पे हो। तो मामला ये, सरकार ये दावा कर रही है कि इससे क्या होगा कि किसान का जोखिम कम होगा, क्योंकि बुआई से पहले, क्योंकि मौसम क्या होगा, कैसी चीज़ों की मानसून किस तरह का होगा, तो उस पर नहीं। लेकिन अब किसानों का ये दावा है कि ठीक है, आप एक बात हमेशा चर्चा में सुनते होंगे, इसमें MSP की बात चल रही है। बिल्कुल MSP, हाँ हाँ। और ये यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपकी बात हो रही है, तो इसी में ये बात भी बताइए दर्शकों को कि MSP सरकार के लिए दे तो रहे हैं, और किसान कह रहा है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इस बिल में कहीं से MSP का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हम व्यूअर हमारे हैं, MSP को सरकार ने इसमें टच ही नहीं किया, और ना ही सरकार, अभी भी सरकार ये कर रही है कि वो MSP पे कभी भी किसी प्रकार का कोई हटाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन किसान संगठन जो हैं, जो एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि आप MSP की बात भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह का रवैया इसमें दिखाया है, जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं, उससे MSP अपने आप हाशिए पे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और सही भी बात है, क्योंकि जैसे ही क्या देखेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो जाएगी, तो जो मूल्य को लेकर होता है ना, वो चीज़ें क्या होती हैं कि ये पहले शुरुआती चरणों में इसके लाभ आपको देखने को मिलेंगे, व्यापक स्तर पर मिलेंगे। लेकिन और जैसे ही आप देखेंगे ना, कुछ समय बाद क्या होता है कि कंपनियां बार्गेनिंग शुरू कर देंगी, वो किसानों पे दबाव बनाए हैं कि हम इतना नहीं, इतना देंगे, क्योंकि उनका पूरा नेक्सस बन जाएगा। तो किसान संगठनों की यही चिंता है, और किसान संगठन इसको लेकर परेशान भी हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनको ये लग रहा है कि किसानों का शोषण होगा। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि मंडी समितियों के लेकर आप देखेंगे, पंजाब और हरियाणा में मंडियाँ ज़्यादा सक्रिय हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल के एरिया में, चाहे अन्य राज्यों में देखेंगे, तो उस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। तो उनको क्या है कि सरकार ने इसमें व्यापार क्षेत्र, एक कॉन्सेप्ट सरकार है कि मंडियों के बाहर एक हम एक ट्रेडिंग जोन विकसित करेंगे। और सबसे मज़े की बात क्या है, आपको लगेगा उसमें कि मंडी को ही बाजार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। आप इस विधेयक में लड़ाई भी तो हाँ, इस विधेयक में जब आप देखेंगे, तो अब इसके बदले में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो श्री अमरिंदर सिंह ने क्या किया कि पूरे पंजाब को, वो अध्यादेश लाने वाले हैं, वो पूरे पंजाब को मंडी घोषित करने वाले हैं। आप देखिए, एक नया मामला आने वाला है जल्दी। और इस विरोध का आलम यह है कि इनके अपने सहयोगी अकाली दल, जो 25 वर्षों से सहयोग में NDA में थे, उन्हीं की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अकाली दल खुद को NDA से अलग कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि पंजाब में इसका क्या व्यापक प्रभाव है। हरियाणा में तमाम विद्रोह शुरू हो चुका है किसानों का। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार किसानों को अपने विश्वास में ले, और दूसरी चीज़, जिस तरह से अध्यादेश लाया गया है, विपक्ष को उसमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, विचार की बात नहीं की गई, लोगों की बात नहीं सुनी गई है। तो इन तमाम मुद्दों के कारण आज किसान सड़क पे है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग एक ट्रेंड चला के खालिस्तान समर्थक हैं, ये चीज़ें। तो ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये किसान वहाँ पे, अरे मैं पिछले इंटरव्यू में ये बात रखा और मेरे ऊपर चढ़ गए व्यूअर्स, जो मतलब व्यूअर्स मैं नहीं कहूँगा, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, मेरे ऊपर चढ़ गए कि वो वहाँ पे आप किसानों का नहीं, खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। 1 लाख में, या फिर मैं ये कहूँगी वो 1 लाख से भी ज़्यादा की संख्या, लेकिन लाखों की संख्या में 1000 बहुत ही छोटा डिजिट है। अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर 1000 बेफालतू के लोग उस भीड़ में घुस के उपद्रव कर रहे हैं, तो आप क्या पूरे किसानों को टारगेट कर लेंगे? तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे एक ऐसे पिता भी हैं वहाँ पे, जिनका बेटा जल्दी शहीद हुआ है, और वो पिता वहाँ पे, जब उनको बताया गया कि आपके बेटे शहीद हो गए, उनके सब मुख से एक ही बात निकला, भारत माता की जय। तो आप ऐसे लोगों पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ा विरोध, इसमें सबसे बड़ी चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं कि जो तीसरा अधिनियम है, वस्तु विनिमय अधिनियम, उसमें क्या किया सरकार ने, जो मुख्य वस्तुएं हैं, पहले क्या था आलू प्याज वगैरह का संग्रहण में, सरकार ने उसको कह दिया कि सिर्फ युद्ध में या आपातकाल में ही उसको आप संग्रहण कर सकते हैं, बाकी चीज़ें उन्होंने हटा दिया। पहले क्या था कि इतने से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब उससे एक शंका निकल के सामने आ रहा है कि कालाबाजारी बढ़ेगी।
तो सरकार को उस पर भी लोगों का समस्याओं का समाधान निकालना होगा या बातचीत के तरीके से एक पाया रास्ता निकालना और होगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा और एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप किसी विचारधारा के समर्थक हैं, आप वोट दीजिए, लेकिन एक भक्ति ठीक होती है लेकिन अंधभक्ति सही नहीं होती। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यदि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, लेकिन वोट देने के बाद जब वो सरकारें चलाते हैं तो कान पकड़कर उनसे सवाल भी कीजिए। अगर सवाल करेंगे, कान पकड़ेंगे, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी वो कायदे से काम करेंगे। मैं आगे बढ़ूंगा अपने सवालों को लेकर। प्रवीण जी को आपने सुना, कोई पॉइंट जहाँ पे लगा हो कि प्रवीण ये बात सही नहीं बोल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? प्रवीण जी ने सारी बातें सही कही हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे सरकार ने फर्स्ट विधेयक में ये कहा कि आप अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं, किसानों के लिए ये एक अच्छा अवसर था। देखिए, कोई भी जब बिल आता है तो कुछ उसके निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, और ख़ास करके किसानों को सबसे विरोध नहीं है। आप एक चीज़ गेस किए होंगे, एमएसपी की बात आ रही है। शांता कुमार की कमेटी ने ये कहा कि 100 में से मुश्किल से 6% लोग ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं। सरकार ने ये कहा कि जब हम मंडी व्यवस्था ख़त्म करेंगे, मतलब कि जब किसान अपना गेहूं बेचने जाता था, धान बेचने जाता था, जो भी फसलें बेचने जाता था मंडी में, तो उसे मध्यस्थता के माध्यम से व्यापारियों को बेचना होता था, खरीदार और विक्रेता के बीच में। तो उसमें ये क्या होता था कि मान लीजिए किसान अपना गेहूं लेके गया और क्वालिटी चेक करने के लिए जब बिचौलिया आते थे तो उनमें एक आम सहमति बन जाती थी। वो उसको अच्छा कहते ही नहीं थे, या कहते भी थे तो कम रेट पे खरीदते थे। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता, लगभग एक फिक्स हो जाता था कि इनको इस तरह से ट्रीट किया जाए और सभी लोग इस तरह ट्रीट करेंगे तो हम लोग को अच्छा दाम मिल जाएगा। दाम मिल जाएगा। तो ये किसान के लिए एक कभी लाभ मिलता था, कभी लाभ नहीं मिलता था। वो दोनों तरफ से कमीशन लेते थे, खरीदने वाले की तरफ से और बेचने वाले की तरफ से, मध्यस्थता का काम करते थे। ठीक था, कुछ वर्षों तक अच्छा चला। तो इसमें यह था कि सरकार ने ये जो फर्स्ट विधेयक लाया है, इसमें सरकार ने कहा कि किसान अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेच सकता है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि भारत में सब बड़ी खेती वाली नहीं है। ठीक है, वो बिचौली जो बड़े बड़े गोदाम खोले हुए हैं, अपना पैसा लगाए हुए हैं, मान लीजिए आपने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप बेच सकते हैं, तो उन गोदाम वालों का क्या होगा जिन्होंने, अभी इसका सवाल नहीं उठ रहा है, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन किसानों की आवाज़ मुख्य बिंदु में नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में उन्हें जाना होगा तो आपने क्या कुछ ऐसी पुख्ता व्यवस्था आपने की है कि किसान अपने उपज को बेच पाएगा? सब किसान तो बड़े नहीं हैं, छोटे किसान हैं। दूसरी चीज़ कि एमएसपी होती थी तो कम से कम किसान को ये नहीं सोचना पड़ता था, सरकार कम से कम तय कर देती थी एमएसपी कि 1500-1700 रुपये कुंटल हम खरीदेंगे, तो किसान आश्वस्त होता था कि कम से कम इतनी रेटों पे तो हम बेच ही पाएंगे। या कोई खरीदार है, वो अगर बिचौलिया खरीदेगा तो 50 रुपये कुछ पे कम पे खरीद लेगा। दूसरी चीज़, जो दूसरा विधेयक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये एक तरह से मैं पॉजिटिव लूँगा इसको, बाद में नकारात्मक चीज़ निकाले जा रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। पॉजिटिव पक्ष ये है कि मान लीजिए पार्ले जी कंपनी आती है उदाहरण के रूप में, उसे गेहूं की ज़रूरत है, तो 20-22 पार्ले जी वालों ने आप दोनों लोगों को पैसा नहीं दिया है। नहीं, मैं फिर आऊँगा। मान लीजिए आटा वाली ही कोई कंपनी है, मान लीजिए सखी भोग, ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ले जी चलेगा। हाँ, पार्ले जी मैं उदाहरण के रूप में कर रहा हूँ। उसने आके बोला कि मुझे गेहूं चाहिए और किसानों से उसने बात कर ली। किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपने गेहूं को 25 रुपये कुंटल बेचूंगा, यानी 2500 रुपये कुंटल बेचूंगा। तो और ये उसको आश्वासन मिल गया। एक ये एमएसपी का रूप ही है, लेकिन एमएसपी में ये क्या था कि सरकार की तरफ से किसान अस्वस्थ था कि अब इसमें स्पष्ट नहीं है कि कंपनी, मान लीजिए उसे घाटा लग गया, मान लीजिए कि कोई 26 रुपये देने लगा, तो वो किसान को भी बाध्य नहीं किया गया है और कंपनी को भी बाध्य नहीं किया गया। किसान उठ के जाके 26 वाले को बेच दे, या कंपनी कही कि मैं डूब रहा हूँ, मैं खरीदूंगा, तो किसान कहाँ जाएगा? एमएसपी कम से कम होता था तो किसान ये सोचता था कम से कम 1500-1700 रुपये कुंटल पे कम पे नहीं खरीदा जाएगा। तीसरे विधेयक में क्या है? तीसरे विधेयक में आवश्यक वस्तु अधिनियम को सरकार ने चेंज कर दिया। अब कोई भी अपने घर कितना भी चाहे संग्रह कर सकता है, केवल युद्ध और आपात की स्थिति में ही वो कानून लागू होगा कि आप ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते। आप बताइए कि पहले, अब आलू 50 रुपये क्विंटल चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि पैदावार कम है या फिर से संग्रहित लोग करने लगे, कितनी महंगाई बढ़ रही है। कम से कम ये किसानों का एक विरोध जायज़ है और इसको जायज़ होना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये होता था, आवश्यक वस्तु अधिनियम मतलब जो हमारी आवश्यक की चीज़ें हैं, दाल है, चीनी है, चावल है। तो एक गरीब आदमी, भारत एक गरीब देश है, अब हम धीरे धीरे
हम विकासशील देश हैं, विकासशील देश है, गरीब देश नहीं है। विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं। गरीबी आप देखिए, अभी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में कोई, अब पुलिस कोई छापा डाल रहा है दाल का 100 कुंटल रख के, पुलिस जाए तो कहे आपके पास क्या कानून है? हमें तो सरकार संरक्षित कर चुकी है कि आप संरक्षित। सरकार ने ये किसानों के लिए ही किया, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि कितने किसान के पास हवेली है। किसान, अरे उस किसान पे दया आती है जो घर टपकता है और फिर भी कहता है कि बारिश हो जाए। घर टपकता है, घर टपक रहा है, सोने के लिए जगह नहीं, अनाज सड़ रहे हैं, फिर भी वो कहता है कि बारिश हो जाए, ताकि फसल अच्छे हो आप जाए। उस किसान को कह रहे हैं कि आप भी संग्रहित करो। इशारा किधर है? कॉर्पोरेट की तरफ है, इशारा किधर है? एक तरफ आप मंडी खत्म कर रहे हो, एक तरफ कर रहे हो गोदाम भी खत्म हो जाए। आप जहाँ क्या कहेंगे इस पे आप? ये इस बात से सहमत हैं आप? मैं सब नहीं, देखिए ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ से दरअसल परेशानी भी तो यहाँ पे घूम रहा है। आप ये देखिए कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो जरूर जाहिर सी बात है। अच्छा, ये होता है कि जो बार बार ये हम लोग सुनते हैं, अपने घरों में भी सुनते हैं और हर जगह पे, कि जो दबा है उसको और दबाया जा रहा है और जो उठा है उसको और उठाया जा रहा है। तो वही बात तो यहाँ पे आ गई, जो छोटे किसान हैं दब जाएंगे और बिचौलिए या फिर जो थोड़े बड़े लेवल पे जिनके पास जगह है, जो थोड़े बड़े किसान हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये इस बात पे जाहिर सी बात है आंदोलन जैसा चीज़ तो होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो एक इशारा भी तो जा रहा है, आप इशारा कर रहे हैं कि नहीं आप कीजिए। अब इसमें फंसेगा कौन? मैं छोटे किसान। एक बात बताना चाहता हूँ। जब देश की जीडीपी 23.9% गिरी फर्स्ट तिमाही में, तो सरकार के पास छाती ठोकने के लिए एक ही सेक्टर था, कृषि सेक्टर, जहाँ 3 से 4% का ग्रोथ दिख रहा था। सरकार चीख के कह रही थी कि हमने कृषि में ग्रोथ किया है, कृषि प्रधान भारत देश है ही, कृषि में हमने ग्रोथ किया है। और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी या जो भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, अगर खजाना कहीं खोल सके थे तो वो कौन सा कृषि क्षेत्र था। वही मैं शुरू में भी ये बात कहा था कि बांटने के लिए अनाज ही था। हर सरकारों ने कहा या प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि आपको नवंबर तक फ्री में गेहूं और चावल मिलेगा। कृषि ही था जो कोरोना काल में सबको रोका हुआ था, सब वहीं जीविका प्राप्त कर रहे थे। मतलब सरकार ने जीवन और जीविका पर अगर किसी को चुना तो जीवन को चुना, लेकिन जीविका का जो माध्यम था इसी सेक्टर से ही निकल के आया। गांव के लोग जब प्रवासी मजदूर चलने लगे, गांव में जाके किसी ने खेती की, किसी ने कुछ किया कि कृषि में गांव नहीं होता तो इस कोरोना काल में जो दुर्दशा बाकी के देश झेले उसमें शायद हिंदुस्तान का नाम सबसे पहले ऊपर होता है। कुछ और बातें कहना चाहता हूं, जहां जनता का संदेह बढ़ जा रहा है, किसानों का संदेह बढ़ जा रहा है। क्यों? मैं मानता हूं कि एमएसपी सरकार तय करती है तो किसानों से गेहूं धान खरीदती है, अपने पास एफसीआई के गोदामों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई का गोदाम है वहाँ रखती है, और फिर गरीब लोगों को 2 रुपये 3 रुपये किलो पर देती है। तो सरकार का एक बहुत बड़ा पैसा जो अर्थव्यवस्था में कहीं और लग सकता था वहाँ डंप होता है। लेकिन किसान ये पूछ रहे हैं कि जिन कॉरपोरेट का एनपीए, जिनका 5,000 करोड़ 500 करोड़ ऐसे बड़े बड़े अमाउंट आप माफ़ कर दे रहे हैं और किसान को कह रहे हैं ये बोझ जैसा पैसा है, तो इस पर सवाल उठता है, उठना भी चाहिए। जिसका किसान को आप छाती पीटते हुए, हर नेता ये कहता है जो थोड़ा सा किसान की पृष्ठभूमि से आता है, मैं किसान का बेटा हूँ। अगर ये किसान के बेटे तो सब बनते हैं, लेकिन किसान का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। किसान हमारे देश में मजदूर नहीं था, किसान को देवता की तरफ। आज भी हमारे यहाँ ये परंपरा है कि खेतों में हम देखते हैं कि पूजा होती है जोतने से पहले, और हमारे बोने से पहले किसान हल को ये ले आके हमारे यहाँ किसानी को मजदूरी की तरह नहीं देखा जाता था। आज का परिवेश ऐसा है कि मजदूर, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि किसानों की आय बढ़े, ठीक है, ये तरीका अच्छा, लेकिन स्पष्ट है। देखिए, सीए था, एनआरसी था, ये बिल था, बीजेपी नो डाउट कोई भी बिल आता है, कुछ पॉजिटिव पक्ष होते हैं, कुछ निगेटिव पक्ष हैं। सरकार बिल अच्छी ला रही है, लेकिन सरकार समझा नहीं पा रही है। मेरे भाई प्रवीण जी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बार बार अपने बात में कहता हूँ, ये देश लोकतंत्र है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस लोकतंत्र को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। और ये लोकतंत्र, मतलब कि जब ये बिल पास हुआ तो लोकतंत्र की झलक आनी चाहिए भाई, डिबेट होना चाहिए। आप बिहार में उतनी बड़ी जनसभा में कोरोना नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, कोरोना ठीक है, लाखों की संख्या में लोग जाकर झंडा लहरा रहे हैं, अपने अपने पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं। शशि भाई, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा।
बीच में यह भी चर्चा शुरू होने लगी थी कि सरकार का जब काम पड़ता है तो कोरोना खत्म हो जाता है और जब जनता का काम पड़ता है तो कोरोना शुरू हो जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वहाँ इतनी बड़ी भीड़ थी, कोई दूरी नहीं थी, लाखों में संख्या थी, कोई डर नहीं था। आपके पास तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, ठीक है, विपक्ष में संख्या कम है, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, दूरी बनाकर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी। देश चर्चा देखता है लोकसभा टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे, एक डिबेट होना चाहिए था और एक खूबसूरत डिबेट हुआ होता। लोकतंत्र यही तो है, सहमत असहमत, एक चर्चा होनी चाहिए थी सरकार को। और एमएसपी को ही लेके सारी दिक्कत है। सरकार एमएसपी स्पष्ट करे, सरकार कुछ किसानों को आश्वासन दे। और हरित क्रांति जब आया 1970 के दशक से पहले हम अमेरिका पे निर्भर थे, याद होना चाहिए, हमारे पास खाद्यान्न नहीं था, अमेरिका याद होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और एक टाइम भोजन वाला जो सिस्टम था, और उन्होंने हरित क्रांति की जो नींव रखी हमारी सरकारों ने, आज हम आत्मनिर्भर है, यहाँ तक नहीं दूसरे देशों को खिला भी सकते हैं। और जब खिला ही रहे हैं। कोरोना काल था, एक ही सेक्टर था जहां सरकार पूरी तरह से अस्वस्थ थी और अपनी जनता को खिला सकती थी, जिला सकती थी, तो वो कृषि सेक्टर था। कृषि सेक्टर में जो भी आशंकाएं हैं, जैसे परवीन जी ने पक्ष रखा, मैं भी बता रहा हूं, वो आशंकाएं दूर होनी चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहले कह देना चाहिए था कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मतलब कि तमाम फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, तो उस पर क्या है कि जो खरीदार है और जो विक्रेता है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, फ्लिपकार्ट का, वॉलमार्ट का, जो भी कंपनियां हैं। तो उसमें क्या है कि खरीदार और विक्रेता को बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ है। सरकार यही करना चाहती है। ये बिचौलिया क्या थे कि पहले ही स्पष्ट हो जाते थे, पहले ही उसमें गोलबंदी हो जाती थी कि ये अनाज है, आप भी यही रेट बोलिएगा, हम भी यही रेट बोलेंगे, किसान का एक सही भाव से नहीं बिकता। अब अमेजन में क्या, आपको जूता खरीदना है, गए 10 कंपनियाँ जूते की लगी हैं, आपके रेट की मिल गई, जो बेचने वाला है एक अपना रेट लगा दिया, तो वहाँ एक थोड़ी सी हल्की सी पारदर्शिता दिख रही है। इस बिल में किसान समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार लगातार कई दिन से बैठक ले रही है, उनको विश्वास में लेके समझाना चाहिए और एमएसपी को तय करना चाहिए। थोड़ा सा समय की जो दिक्कत है, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं ये जो बिल्कुल जो अमेजोन आपने कहा, ये भी एक चर्चा का विषय, कभी और किया जाएगा। जाते जाते एक विवाद का बिंदु ये भी था कि जो राज्य सामने आ रहे हैं वो संघवाद की बात कर रहे हैं और वो गलत बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कृषि है, आप देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो उसमें जो कृषि का विषय है वो राज्यों के पक्ष में गया है। और इन्होंने जो विधेयक लाया है वो व्यापार और वाणिज्य के तहत लाया है, जो समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो मुद्दा कृषि का है, तो आप कृषि वाले पे हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो क्यों उसको बदले स्वरूप में लेके आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा विवाद का कारण ये है। तो सरकार इस पे बात करे और एक मैं चर्चा होनी चाहिए, एक बृहद चर्चा हो और एक समाधान निकले, ताकि हमारे जो किसान है, जो सड़वे, जो इस समय खेत की बुआई का समय है, वो अपने खेत में जाए, काम करे और देश के लिए काम करे, देश के हित में काम करे। क्योंकि जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, अगर कृषि ही हमारा नींव ही हमारा कमजोर पड़ जाएगा तो आने वाले समय में समस्याएं होंगी। और इस पर एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, ताकि विपक्ष भी विश्वास में आए और किसान भी विश्वास में आए, और ताकि देश का लोकतंत्र अच्छे से चले। और संविधान की जो बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर जो बात करते हैं, उनके फोटो के सामने, और उनका नाम लेकर करते हैं, तो कम से कम ये चीज़ संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे। मैं चाहता हूँ संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे। चर्चा खत्म होने वाली नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसान रोड पे खड़े हैं, देख रहे होंगे आप, उसी किसान की बात, वही असली भारत है। मैं इंडिया की बात नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ। गांधी उसी भारत की बात करते थे कि अगर वो खुशहाल होगा तो भारत भी खुशहाल होगा। किसान को खुशहाल रखना जरूरी है। तो ये तमाम चर्चा थी, और मैं एक बार फिर से इनसाइड भारत टीवी एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहता है कि समर्थन कीजिए, किसी पार्टी को वोट करते हैं तो कीजिए, जब चुनाव का समय आए तो मन करे तो प्रचार भी कीजिए, लेकिन जब आप वोट देकर किसी पार्टी को सरकारों में भेजते हैं तो कान पकड़कर उनसे सवाल भी कीजिए, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे, ताकि संविधान का जो नींव है, संविधान को मजबूती मिले, संविधान जिंदा रहे और भारत महान बनने की तरफ निरंतर अग्रसर होता रहे। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये जो परिचर्चा हुई, इस परिचर्चा में एक व्यक्ति की कमी बहुत ज़्यादा खली। हमारे जो लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि यशवंत जी, आज वो कैमरे के उस पार है और थोड़ी सी छटपटाहट उनके चेहरे पे दिख रही है कि मैं भी होता तो ये वाली बात, इस वाले पॉइंट पे ये बात बोल दिया होता। खैर, चर्चा कभी और होगी यशवंत से। फिलहाल कैमरे के उस पार है यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।